मैं हूं आरजे पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। उसके फौरन बाद ही वो सभी लोग खाना बीच में छोड़कर ही होटल से बाहर आ गए। कुछ घंटों तक यहाँ वहां टहलने के बाद दोस्त मोहम्मद ने पीसीओ से दिल्ली में अपने किसी साथी से फोन पर बात करके वहां के हालात जानने की कोशिश की। कुछ देर बाद बातें करने के बाद दोस्त मोहम्मद उन सब के पास आया और बोला, बहुत बुरा हुआ, तुम सबको नेपाल से दिल्ली लाने वाला शख्स रशीद अहमद और तुम्हारा लीडर सिद्दीक कादरी दोनों ही पकड़े गए। असल में सबसे पहले रशीद किसी तरह से पकड़ा गया और उसने सिद्दीक को पकड़वा दिया। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। अब क्या होगा? उन सब के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। सिद्दीक को उन सभी की सारी योजनाओं के बारे में पता था। आखिर वही तो उनका भारत का लीडर था। अब तो वो सबकी राहें मुश्किल भी कर सकता था, उनको पकड़वा भी सकता था और उसके बाद उन सब की जिंदगी उन्हीं के उन साथियों के साथ गुजर सकती थी जिनको छुड़ाने के लिए भारत की रेलगाड़ी का अपहरण करना चाहते थे। फिर उन्होंने एक दूसरे किसी पीसीओ से पाकिस्तान उमर न्याजी को फोन करके उसे अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी दी। खूब डांटा उमर न्याजी ने दानिश और उसके सभी साथियों को। आखिर क्यों सिद्दीकी को वो दिल्ली अकेला छोड़कर आए? लंबी बातों के बाद उन्होंने न्याजी को अपने डर से वाकिफ कराया कि अगर सिद्दीक कादरी अपना मुंह खोलता है तो क्या होगा। उनके सारे सपने बिखर सकते हैं, वो सभी जेल जा सकते हैं। सिद्दीक कादरी से ज्यादा उन सबको खुद के पकड़े जाने का डर सता रहा था। मगर उमर न्याजी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, सिद्दीक कादरी कुछ भी नहीं उगलेगा, वो सबसे मजबूत बंदा है, मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। फिर उमर न्याजी ने दानिश शेख को भारत में उनके ग्रुप का लीडर बनाया और उन सबको जल्दी से जल्दी वहां से निकलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए कहा। मगर उन्हें जाना कहाँ था, ये उन सब में से सिर्फ दोस्त मोहम्मद ही जानता था। हम सब फिर रात होने का इंतजार करने लगे, मगर रात को फिर से ये खबर आई कि उन्होंने जिस पीसीओ से पाकिस्तान उमर न्याजी से बात की थी, उस पीसीओ के मालिक को भी हिरासत में लेकर उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। इस खबर के 15-20 मिनट बाद फिर से जब वह आगरा शहर की हदों से बाहर एक होटल में बैठे थे तो वहां टीवी पर यह खबर आई कि सिद्दीक कादरी ने खुदकुशी कर ली है और आगरा से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन वो सब तो आगरा शहर की हदों से बाहर निकल आए थे। ये खबर सुनकर उन सबको सिद्दीक कादरी की मौत का दुख तो बहुत हुआ, मगर हल्की सी राहत भी महसूस हुई। अब उन सबके सारे प्लान्स, योजनाएं सुरक्षित रहेंगे और सबके दिल से उनके पकड़े जाने का डर भी हल्का होने लगा था, क्योंकि रशीद जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में था, उसको उनके किसी भी योजना के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। उसका काम तो उन सभी को सिर्फ भारत नेपाल सीमा पार करवाने तक ही सीमित था, तो वो उन सब के लिए कोई खतरा नहीं था। खतरा तो उन्हें बस सिद्दीक से ही था। अब वो भी दूर हो चुका था। उसके बाद हम रात में ही वहां से एक टैक्सी पर बैठकर जम्मू के लिए रवाना हुए। जम्मू वहां से 1500 किलोमीटर था। उन सभी को हिंदी बोलना इतने अच्छे से सिखाया गया था कि रास्ते में किसी को शक नहीं हुआ कि वो लोग कहाँ के हैं। वो सब किसी तरह से बचते बचाते 2-3 दिनों में आखिरकार जम्मू पहुंच ही गए। जम्मू में वो सब दोस्त मोहम्मद के किसी खास रिश्तेदार के यहाँ गए। उस रिश्तेदार का नाम था हाशिम नवाजी। उसे हामिद भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। कुछ दुआ सलाम और परिचय वगैरह के बाद हाशिम ने उन सब से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा। हामिद ने उन्हें योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसे सुनकर उसने कहा, हाँ, आप लोगों की सारी योजनाएं तो शानदार हैं, मगर एक दिक्कत है। जैसा कि आप सब रेलगाड़ी को आज़ाद कश्मीर के अंदर तक ले जाना चाहते हैं,
ये बात फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जम्मू से आगे कोई भी रेलगाड़ी जाती ही नहीं है, और यहाँ से आज़ाद कश्मीर कम से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर है। तो इतनी लंबी पटरी बिछवाना, वो भी पहाड़ी जमीन पर, नामुमकिन है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा, मगर हाँ, एक और चीज़ हो सकती है कि हम उस रेलगाड़ी को यहीं से पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के अंदर तक ले जाएं। वहां पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करवा के रेलगाड़ी और उसके सारे यात्रियों को वहीं पर कैद करके अपनी योजनाओं को अंजाम तक ले जाएं। हालांकि यहाँ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की सीमा काफी नजदीक है। फिर हामिद ने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ से रेलगाड़ी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर ले जाने के लिए भारत की फौज हमारी रुकावट बन सकती है। तो सबसे पहले हमें उसे किसी तरह से वहां से हटाना होगा। हाशिम ने हामिद की बात का जवाब दिया, कश्मीर में मौजूद भारत के फौजी जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं और देशभक्त भी, इसलिए फौज को खरीदा तो नहीं जा सकता, मगर फौज के बदले अगर हम अपने बंदे फौज में शामिल कर दें तो शायद हमारी योजना सच हो सकती है, मगर इस काम के लिए बहुत सारे पैसे और वक्त की जरूरत है। फिर दानिश ने कहा, आप पैसे और वक्त की बिल्कुल भी फिक्र न करें, मगर ये बताइए कि भारत की फौज में हमारे बंदे कैसे शामिल होंगे। हाशिम ने कहा, इसका एक ही तरीका है कि हम जिस जगह से रेलगाड़ी को पाकिस्तान के कब्जे में ले जाना चाहते हैं, उस जगह मौजूद फौज की चौकी के अफसर को वहां से बदली करवा के उसकी जगह अपना कोई खास बंदा बिठा दे। उसके बाद अपना वो बंदा उस चौकी में मौजूद भारत की असली फौजियों को एक एक करके छुट्टी करवा देगा, धीरे धीरे करके अपने आदमियों की भर्ती करवा देगा। इससे किसी को हमारी योजनाओं के बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर दोस्त मोहम्मद, जो काफी देर से खामोश बैठा था, उसने कहा, सुभान अल्लाह, आपका दिमाग तो जरूरत से ज्यादा तेज काम करता है। उसके बाद हामिद ने हाशिम से पूछा, हाशिम साहब, हमने जो चंद इंजीनियर भेजे थे वो कहाँ हैं? हाशिम ने जवाब दिया, वो सब यहाँ से 70 किलोमीटर दूर डोडा में अलग अलग जगहों पर नाम और भेस बदल के रह रहे हैं।